नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का अध्याय 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। और आज हम बात करने वाले हैं इसके भाग 5 के विषय में। और अब तक हम बात कर चुके हैं कार्बन और कार्बन में आबंध के विषय में, कार्बन की प्रकृति के विषय में, हाइड्रोकार्बन्स और आपके फंक्शनल ग्रुप मतलब कि क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक समूह के विषय में, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों के विषय में। और आज हम समझने वाले हैं कि कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक कौन-कौन से हैं, उनकी अभिक्रियाएं कौन-कौन सी है, कैसे दिखते हैं, कैसा काम करते हैं, उत्पाद क्या देते हैं। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए फुल ऑन कंसंट्रेशन के साथ और चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिकों के विषय में। अब इस क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो इस क्लास में हम दो यौगिकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला यौगिक जो है हमारे पास वो है हमारा एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। अब एथेनॉल जो है इसे समझ लेते हैं। यहां दिया है आपको H और H से हमें पता है कि इसके अंदर कार्बन जो है वो कितने होंगे? 2 होंगे। और क्या लग रहा है आपके पास? ऑल समूह यहां पर लग रहा है और ऑल का मतलब होता है कि एल्कोहल समूह का ये सदस्य है। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? जो हमें दूसरा पढ़ना है वो है आपका एथेनोइक अम्ल। क्या पढ़ना है दूसरा? एथेनोइक अम्ल। अब ये एथेनोइक अम्ल में क्या है, यहां भी आप देखो तो यहां पर भी एथ दिया है, मतलब कार्बन कितने हैं हमारे पास? 2। और लग रहा है पीछे ओइक, यानी ओइक किसका होता है? ओइक होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल का। और जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है इसका जो प्रतीक है वो क्या है? COOH। तो क्या हो गया ये? एथेनोइक अम्ल। एल्कोहल का प्रतीक क्या होता है? OH। तो बात समझ में आ गई यहां तक कि पढ़ने क्या वाले हैं हम इसमें 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ना है एल्कोहल और एक आपको पढ़ना है एथेनोइक अम्ल, बस। अब इतना सही पढ़ना है। अब एल्कोहल में क्या पढ़ना है? एल्कोहल में पढ़ना है कि एल्कोहल की क्रियाविधि क्या है, एल्कोहल दिखता कैसा है, किसके साथ क्रिया करता है, क्या उत्पाद देता है, और एल्कोहल हमारे लिए लाभदायक है या लाभदायक नहीं है, और अगर नहीं है तो इसके दुष्परिणाम क्या हैं और ये हमारे ऊपर कैसे प्रभावित करता है या हम इससे कैसे प्रभावित होते हैं। बात समझ में आ गई? तो फिर क्या है, चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को और बात कर रहे हैं एथेनॉल के विषय में। एथेनॉल का सूत्र दिया है CH3CH2OH। तो हमने यही कहा था कि 2 कार्बन और एल्कोहल है तो OH ग्रुप यहां पर विद्यमान होगा, इसीलिए तो क्या है इसके पीछे ऑल लगा हुआ है। सूत्र की संरचना क्या है? इस प्रकार से दी हुई है। यहां आप देख सकते हैं, यहां 2 कार्बन है, सभी एकल बंध द्वारा बंधित है, कोई भी द्विआबंध द्वारा बंधित नहीं है। तो ये क्या है? संतृप्त यौगिक है आपका। क्या है भाई? संतृप्त यौगिक है। बात यहां तक समझ में आ गई? एल्कोहल समझ में आ गया। अब एल्कोहल का सूत्र समझ में आ गया। क्या कहते हैं? CH3CH2OH। क्लियर हो गया? अब ये जो एल्कोहल है आपका, ये क्या है कि भाई एथेनॉल को एल्कोहल कहते हैं। अब एल्कोहल कैसा होता है? कमरे के ताप पर क्या होगा? द्रव अवस्था में होगा। तो ये कमरे के ताप पर किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में ये विद्यमान होता है। अच्छा विलायक है ये, यानी ये क्या करेगा? अच्छा विलायक माने चीजों को घोल लेगा। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं आगे और समझते हैं एथेनॉल की अभिक्रियाओं के विषय में। यानी अब हमारा फेवरेट पोर्शन आने वाला है, मतलब कि क्या करने वाले हैं हम? प्रयोग करने वाले हैं। तो जो एथेनॉल है ये अभिक्रिया किससे करता है? 2 अभिक्रिया करता है। एक करता है सोडियम के साथ और दूसरी कर रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। अब हमको करना है दोहरान। सोडियम से याद आना चाहिए कि ये जो सोडियम है सक्रियता श्रेणी में आता है सबसे ऊपर
और सोडियम क्या है भाई, आपका धातु है, मुलायम है। आप क्या करते हो, चाकू से सोडियम को काट सकते हो। क्योंकि सोडियम सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है, इसलिए ये क्या है, अधिक क्रियाशील है, फटाफट से आपके साथ क्या करेगा, क्रिया कर लेगा। दूसरा काम है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब क्या करना है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी द्विआबंधित या त्रिआबंधित हमको क्या बनानी है, हाइड्रोकार्बन बनानी है। यानी कि या तो एल्कीन बनाने वाले हैं या फिर एल्काइन बनाने वाले हैं। बात समझ में आ गई कि करना क्या है। तो शुरू करें सबसे पहले के साथ, और पहला क्या है कि सोडियम की एथेनॉल के साथ अभिक्रिया। तो आप देखो हमारे पास आ गया है प्रयोग, और प्रयोग को ध्यान से समझना है, इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है। तो पढ़ो प्रयोग में क्या है कि सोडियम के टुकड़ों को एथेनॉल में डालने पर क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। सोडियम का टुकड़ा लो, एक परखनली लो, उस परखनली में एथेनॉल की क्या करो, कुछ बूंदे डालो या थोड़ा सा एथेनॉल आप उसमें डाल दो। अब ये रहा एथेनॉल, डालो इसके अंदर सोडियम। अब देखो कि परखनली में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन तो होगा क्योंकि जो सोडियम है वो क्या है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है। तो चलिए देख लेते हैं प्रयोग में हो क्या रहा है। ये रहा हमारा एथेनॉल और ये रहा सोडियम, जिसे हम क्या कर रहे हैं, चाकू से काट सकते हैं। अब हमने क्या किया, परख नली के अंदर इस सोडियम के टुकड़े को हमने यहाँ पर डाल दिया। अब डालने के बाद कुछ देर हम रुक गए। अब देखा हमने कि ये जो आपकी परख नली थी, इसमें से क्या हो रहा है, एक गैस का निष्कासन हो रहा है। क्या हो रहा है, गैस का निष्कासन हो रहा है। और इस गैस के परीक्षण के लिए हमने क्या किया, हमारे पास थी मोमबत्ती, और मोमबत्ती को जला करके हमने इस परख नली के ऊपर रख दिया। जैसे ही आपने इसको ऐसे परख नली के ऊपर रखा तो आपको एक ध्वनि सुनाई दी। और ध्वनि किस चीज की है, कैसी ध्वनि है, फटफट की ध्वनि है। और आपको याद होगा कि जब फटफट की ध्वनि हमको सुनाई देती है या आती है तो हमारे पास कौन सी गैस होती है, H2 गैस होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सोडियम एथेनॉल से क्रिया करता है तो हमको H2 गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, H2 गैस यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। अभिक्रिया देखो, ये रहा हमारा सोडियम, अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, एथेनॉल के साथ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि आपको क्या उत्पाद मिल रहा है, H2 गैस वहां पर आपको मिल रही है, और साथ में सोडियम का लवण आपको यहाँ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सोडियम का लवण। तो जो आपका मुख्य उत्पाद है जिसका परीक्षण हमने किया वो क्या है, आपका हाइड्रोजन गैस। तो अब आपके पास प्रेक्षण क्या कहते हैं, मोमबत्ती को परखनली के पास ले जाने पर फटफट की ध्वनि उत्पन्न होती है। अतः ये कौन है, आपकी हाइड्रोजन गैस है। कौन है ये, हाइड्रोजन गैस। तो निष्कर्ष क्या हुआ, निष्कर्ष कहते हैं कि H2 गैस का निष्कासन हुआ। यानी इस पूरे प्रयोग का जो सार है, हमें क्या मिली है, हाइड्रोजन गैस मिली है। जब सोडियम की एथेनॉल से क्रिया होती है तो क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस हमें यहाँ पर मिलती है। बात समझ में आ गई, पहली अभिक्रिया समझ में आ गई। अब चलते हैं कहाँ, दूसरी अभिक्रिया की तरफ। क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनानी है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली स्पीशीज हमको बनानी है। कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, तापमान देंगे, और कितना देंगे, 443 केल्विन तापमान हम उसको देंगे। एथेनॉल का आधिक्य लेंगे, यानी अब क्या करेंगे, एथेनॉल की जो मात्रा है उसे बढ़ा देंगे, यानी थोड़ी ज्यादा मात्रा में हम क्या करेंगे, एथेनॉल को लेंगे। और साथ में क्या ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल सूत्र है H2SO4। क्या है ये, अम्लों का महाराज, सूत्र याद होना चाहिए। अब H2SO4 भाई। अब आगे देखो क्या हो रहा है, जब आप इसको एथेनॉल में मिला रहे हो तो एथेनॉल का क्या हो रहा है, निर्जलीकरण, मतलब जल का निष्कासन हो रहा है। और एथेनॉल में से अगर जल निकल जाएगा तो एथीन का निर्माण होगा, और एथीन में 2 कार्बन और कौन है,
डबल बॉन्ड। एथ मतलब 2 कार्बन और इन अगर अनुलग्न है तो क्या होता है, आपके पास डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, द्वितीय बंध यहां पर बनता है। बात समझ में आ गई? हुआ क्या, 443 केल्विन तापमान आपने दिया, किसको, अभिक्रिया को। कौन है अभिक्रिया में, एथेनॉल है, और कौन है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, दोनों को मिला दिया और क्या हुआ, यहां पर आपका एल्कोहल जो था यानी एथेनॉल जो था उसका निर्जलीकरण हो गया और आपको क्या प्राप्त हो गई है, एथीन यहां प्राप्त हो गई है। अभिक्रिया देखो, ये रहा आपका एथेनॉल। कौन है ये, एथेनॉल। अब एथेनॉल में क्या डाला था, सांद्र H2SO4 डाला, क्या हुआ, इसका निर्जलीकरण हो गया तो आपको क्या मिल गई है, एथीन यहां पर मिल गई है, द्विआबंधित स्पीशीज यहां हमको मिल गई। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, दोनों अभिक्रियाएं समझ में आ गई। चलिए नोट में देखते हैं क्या है। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो क्या करता है, निर्जलीकरण का काम करता है, या कहें कि वो निर्जलीक कारक के रूप में काम करता है। भाई जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई तभी तो आपका एथेनॉल से जल का निष्कासन हुआ कि नहीं हुआ। बात समझ में आ गई, अभिक्रिया समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे और समझते हैं एथेनॉल का उपयोग। भाई ये जो एथेनॉल है इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, अभिक्रिया पढ़ ली, सूत्र पढ़ लिया, नाम पढ़ लिया, अनुलग्न समझ लिया, अब उपयोग भी समझ लेते हैं। तो एल्कोहली पेय पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि एथेनॉल को आप क्या कहते हो, एल्कोहल भी कहते हो। तो इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, एल्कोहली जो आपके पेय पदार्थ होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। और कहाँ करते हैं, टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप और औषधियों में बहुत कम मात्रा में हम क्या करते हैं, कफ सिरप और औषधियों में एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई। और कहाँ करते हैं, औद्योगिक मिथाइलेटेड स्प्रिट बनाने में करते हैं, और ये अच्छा ईंधन भी है क्योंकि इसको जलाने पर CO2 और जल का निष्कासन होता है। तो हम क्या करते हैं, इसे ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, और अभी समझेंगे कि ईंधन के रूप में उपयोग हम इसे कैसे करते हैं। तो अब चलते हैं आगे और समझते हैं कि सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का जो प्रभाव है वो क्या होता है। यानी अगर सजीव प्राणी जो है वो अगर एल्कोहल पी लेता है या एल्कोहल का सेवन करता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने बात करी थी एल्कोहल हमारे लिए कैसी है, लाभदायक है या लाभदायक नहीं है। तो अभी देखते हैं भाई कैसी है ये। सबसे पहले बात कर रहे हैं एथेनॉल के बारे में, यानी कि इफेक्ट ऑफ एथेनॉल। तो अधिक मात्रा में एथेनॉल का जब आपने सेवन किया, क्या हुआ, उपापचय प्रक्रिया जो है आपकी उसकी गति कैसी हो गई है, उसकी गति धीमी हो गई है। अब उससे क्या हुआ कि ये जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम जो है ये कैसा हो गया, कमजोर हो गया। नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है कैसे काम करता है कि हम क्या कर रहे हैं भाई, हमने गैस जलाई और गलती से हमारा हाथ जो है उस पर रख दिया। यहाँ पर अगर हमारा हाथ जल रहा है तो यहाँ से कोशिका तुरंत अपना मैसेज देगी दिमाग को कि भाई उसका हाथ जल रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन दो, उसको आदेश दो कि वो हाथ हटाए। यहाँ से सूचना वापस प्रेषित होगी और हमारी कोशिकाएं बताएगी कि हाथ जल रहा है, हाथ हटाओ। बात सोचो कि ये कितने कम समय में हो जाता है। सोच के देखो एक बार, कितने कम समय में हमने हाथ रखा और हाथ हटा लेते हम। इतने कम समय में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सूचना का आदान प्रदान करता है। पर अगर एल्कोहल का सेवन हमने किया तो ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ये कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। यानी कि ये क्या करेगा, काम ठीक से नहीं करेगा, सूचनाओं का आदान प्रदान ठीक से ये नहीं कर पाएगा। बात आ गई समझ में। और क्या हो रहा है, समन्वय की कमी। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन की कमी। भाई सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा, समन्वय बिगड़ गया, तालमेल बिगड़ गया, ठीक, तो हमारा क्या है, तो हमारी जो चाल है या जो हम चलते हैं वो बिगड़ जाती है, बोलने का हमारा तरीका जो है ठीक वो खराब हो जाता है। बहुत सारी चीजें शरीर की क्या होती है, प्रभावित होना शुरू हो जाती है। मानसिक दुविधा और भाव शून्यता से भी हम ग्रसित हो जाते हैं। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक, या फिर हम खो ही जाते हैं। तो जो आपका एल्कोहल है वो आपके मस्तिष्क पर,
भी क्या करता है, प्रभाव डालता है। शरीर तथा मांसपेशियों की भी क्या करता है, ये क्षति करता है। ज्यादा अल्कोहल के सेवन से हमारी जो मांसपेशियां हैं और जो हमारा शरीर है उसकी क्या होती है, हानि होती है। तो अल्कोहल जो है वो सजीव प्राणियों के लिए तो क्या है, लाभदायक नहीं है। यहां से हमको ये वाली बात ठीक से समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब चलिए आगे और समझते हैं मेथेनॉल का प्रभाव, कि ये जो मेथेनॉल है ये क्या होता है। तो मेथेनॉल क्या है, CH3OH आपका मेथेनॉल होता है, जिसमें एक कार्बन आपके पास विद्यमान होता है। अब ये जो मेथेनॉल है, अगर इसकी थोड़ी सी मात्रा हमने ग्रहण कर ली तो क्या होगा, मृत्यु का कारण बन जाएगा। क्योंकि मेथेनॉल कैसा है, आपका सही पदार्थ नहीं है, आपके सेवन योग्य पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यकृत में मेथेनॉल क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, ऑक्सीकृत हो जाता है और मेथेनेल का निर्माण करता है। मेथेनेल लग रहा है, एल्डिहाइड समूह है, अनुलग्न एल है, प्रतीक CHO है, यानी कि आपका HCHO का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। और ये जो HCHO है ये क्या है, विषैला पदार्थ है, ये हमारे लिए सही पदार्थ नहीं है। मेथेनेल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ क्या करता है, शीघ्र अभिक्रिया कर लेता है, प्रोटोप्लाज्म का स्कंदन हो जाता है। चाक्षुष जो हमारी तंत्रिका तंत्र है ये उसको भी प्रभावित करता है। चाक्षुष मतलब चक्षु मानी नेत्र, यानी कि यह आपका जो नेत्र से संबंधित तंत्रिका तंत्र है, कोशिकाएं हैं, उन पर अपना प्रभाव छोड़ता है और उस प्रभाव की वजह से आप कैसे हो सकते हैं, अंधे भी हो सकते हैं, यानी आपका जो दृष्टि है वो खराब हो सकती है। तो इसका मतलब ना तो मेथेनॉल सही चीज है ना एथेनॉल सही चीज है, यानी कि अल्कोहल जो है वो सही चीज नहीं है हमारे लिए। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम विकृत अल्कोहल के विषय में, कि ये जो विकृत अल्कोहल है ये क्या है। अब आप क्या करिएगा, एथेनॉल के अंदर मेथेनॉल को मिला दीजिए। जैसे ही आप एथेनॉल में मेथेनॉल को मिलाएंगे तो मेथेनॉल जो है वो कौन है, जहरीला पदार्थ है। तो ये जो अल्कोहल का निर्माण हुआ, ये जो मिश्रण का निर्माण हुआ है, ये मिश्रण आपका कैसा है, विकृत अल्कोहल है। और इसमें हम यदि रंजक मिला दें तो इसका जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला। तो विकृत अल्कोहल से याद रखना है एथेनॉल और मेथेनॉल का मिश्रण है। क्या है, एथेनॉल और मेथेनॉल का मिश्रण है। चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं ईंधन के रूप में अल्कोहल कैसे काम में आता है। हमने पढ़ा था कि ये जो अल्कोहल है ये CO2 और जल देता है, तो ये हम क्या करते हैं, ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। कैसे, देखो हमारे पास कौन है, गन्ना है, ठीक। और ये जो गन्ना है ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को किसमें परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। बात समझ में आ गई। फिर क्या होता है, मोलेसस का निर्माण होता है। अब ये जो मोलेसस है आपके पास, इसका क्या कर देंगे, किण्वन कर देंगे, यानी कि फर्मेंटेशन हम यहाँ पर इसका कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, अल्कोहल यानी कि आपके एथेनॉल का निर्माण होगा, जिसका सूत्र क्या होता है, आपका C2 क्या होता है, C2H5OH क्या होता है, C2H5OH। फिर क्या होगा, इस अल्कोहल में जो आपका बना है आपके पास, उसमें क्या मिला दीजिएगा, पेट्रोल मिला दीजिएगा। तो ये एक स्वच्छ ईंधन का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा, जिससे पर्याप्त ऑक्सीजन क्या होगी, मिलेगी। और पर्याप्त ऑक्सीजन की अवस्था में आप जब क्रिया कराएंगे तो आपको CO2 और क्या मिल जाएगी, ऊष्मा, और क्या मिलेगा, जल यहाँ पे प्राप्त होगा। इसीलिए अल्कोहल को हम किस में इस्तेमाल करते हैं, ईंधन के रूप में। यहाँ हम अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम अल्कोहल का सेवन जो है वो नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब चलिए आगे और अब बात करते हैं एथेनोइक अम्ल के विषय में, कि ये जो एथेनोइक अम्ल है ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, अभिक्रिया कौन सी है, उत्पाद कौन सा है, सूत्र क्या है। तो सूत्र है CH3COOH।
अब COOH का मतलब हो जाता है कि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका जो अनुलग्न है वो ओइक है। क्लियर हो गया? तो देखिए, इसे सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, यानी जो इसका नाम है वो क्या हो गया? एथेनोइक अम्ल के अलावा एसिटिक अम्ल इसका नाम हो गया। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है, तो हमने अभी कहा कि ये कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन है भाई? समूह से संबंधित है, और क्योंकि ओइक इसका कौन है? अनुलग्न है। इसके 3 से 4% विलयन को हम सिरका कहते हैं, जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? अचार का जो परिरक्षण हम करते हैं वहां हम सिरका मतलब विनेगर का उपयोग करते हैं। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक जो है 290 केल्विन होता है। कितना होता है? 290 केल्विन होता है। इसीलिए शीत ऋतु में जमने के कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी हम कहते हैं। बात समझ में आ गई? कुछ रटना नहीं है, सीधा सीधा हमको पता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है, ओइक इसका अनुलग्न है, COOH इसका प्रतीक है, एथ दिया यानी 2 कार्बन इसमें विद्यमान होंगे, 290 इसका गलनांक दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, यानी ग्लेशियल एसिटिक अम्ल यहाँ पर ये है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इसकी प्रकृति के विषय में। तो इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? अम्लीय है। ये गंधहीन पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ ये होता है? गंधहीन पदार्थ ये होता है। अब चलते हैं आगे और अब बात करते हैं एक प्रयोग की, कि प्रयोग में क्या हो रहा है। तो एसिटिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें लिटमस पत्र पर डालने पर क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं? यानी आपको क्या करना है कि आपको लेना है एसिटिक अम्ल CH3COOH और लेना है HCl। ये दोनों की कुछ बूंदें आपको लिटमस पत्र पर डालनी है, और लिटमस पत्र पर डालने पर क्या प्रेक्षण आपको मिलेगा? तो आप देखिएगा, ये दोनों कौन है? अम्ल है। कौन है ये दोनों? अम्ल। HCl जो है ये आपका प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है ये? प्रबल अम्ल है। और ये जो एसिटिक एसिड है ये कैसा है? आपका दुर्बल अम्ल है। कैसा है? दुर्बल अम्ल। अब प्रयोग में कह रहे हैं कि हम क्या करें? इन्हें लिटमस पत्र पर कुछ बूंदों के रूप में व्यवस्थित कर दें। तो बताइए कि क्या प्रेक्षण प्राप्त होगा? अब अम्ल को जब लिटमस पत्र पे डालते हैं तो क्या हो जाता है? लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? रंग परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए क्या हो रहा है। ये रहा HCl, ये रहा एसिटिक एसिड। क्या करा? ये हमारे पास नीला लिटमस पत्र था और इस पत्र पर हमने क्या करा? इसकी कुछ बूंदें डाली और हमने देखा कि जहां बूंद गिरी है वो वाला जो क्षेत्र है वो कैसा हो गया है? लाल हो गया। क्योंकि हमें पता है, क्या पता है हमें? अनिल पता है हमें। कौन पता है? अनिल पता है। और ये जो अनिल है ये कौन है? अ से होता है आपका अम्ल, ठीक। न से होता है आपका नीला और ल से होता है आपका लाल। यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तो दोनों ही कौन है? अम्ल है। इसलिए लिटमस पत्र क्या हो गया? लाल हो गया। बात समझ में आ गई यहां तक? तो देखिए, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है चूंकि आपका HCl कौन है? प्रबल अम्ल है। तो उसकी pH जो है वो आपकी कैसी होगी? कम होगी। यानी कैसी होगी? 2 से 3 के मध्य होगी। लेकिन एसिटिक एसिड जो है आपका, या एथेनोइक अम्ल जो है वो आपका कैसा है? दुर्बल अम्ल है। इसलिए उसकी जो pH होगी वो कैसी होगी? 5 से 6 के मध्य होगी। तो यहां पर हमने लिख दिया। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं आगे और समझते हैं निष्कर्ष को। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। यहां तक हमें बात समझ में आ गई है। अब बात करते हैं हम किसके विषय में? एक और प्रयोग के विषय में। और अब प्रयोग क्या कह रहा है? सार्वत्रिक सूचक पर क्या करो? एसिटिक एसिड की कुछ बूंदें डाल दो और बताओ
कि क्या प्रेक्षण आपको मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, कर लेते हैं। ये रहा हमारा सार्वत्रिक सूचक और इस पे क्या डाल दिया, एसिटिक अम्ल की कुछ बूंदें हमने डाली और हमने देखा कि क्या हुआ है, ये जो हमारा सार्वत्रिक सूचक था इसका रंग परिवर्तित हो गया और कैसा हो गया, ये हल्का नारंगी हो गया। कैसा हो गया, ये हल्का नारंगी। यानी एसिटिक अम्ल जो है उसने क्या करा, सार्वत्रिक सूचक का रंग जो है वो परिवर्तित कर दिया। अब चलते हैं आगे और क्या करेंगे, एक और प्रयोग करेंगे। अब क्या करेंगे हम, ये जो सार्वत्रिक सूचक है उस पे किसको डाल देंगे, HCl की कुछ बूंदे डालेंगे और अब देखेंगे कि क्या हमको यहाँ पर प्रेक्षण मिलता है, अब भी क्या रंग में परिवर्तन होता है या नहीं होता। तो हमने क्या करा, ये रहा आपका सार्वत्रिक सूचक और अब क्या डाल दिया है, HCl मानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर हो गया। जैसे ही हमने ये डाला हमारा जो सार्वत्रिक सूचक है वो कैसा हो गया है, लाल यहाँ पर हो गया। यानी कि क्या हुआ, अम्ल ने क्या करा, सार्वत्रिक सूचक का जो रंग है वो क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया और कैसा कर दिया, लाल यहाँ पर कर दिया। क्लियर हो गई बात। एक ने क्या करा था, हल्का नारंगी, एक ने क्या कर दिया, आपका लाल कर दिया। दोनों ने ही रंग का क्या कर दिया, परिवर्तन यहाँ पर कर दिया। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं निष्कर्ष कि क्या निष्कर्ष हमको मिला है इस पूरे प्रयोग से। तो आप देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से क्या है, प्रबल अम्ल है और इसीलिए ये जो पीएच है उसकी कितनी है, 2 से 3 के मध्य, और एसिटिक अम्ल की पीएच कितनी है, 5 से 6 के मध्य इसकी पीएच है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे और अब समझेंगे कि एथेनोइक अम्ल जो है उसकी अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, क्या उत्पाद वो हमको देता है और अभिक्रिया होती कैसे है। तो सबसे पहले आ रही है एस्टरीकरण, यानी हमको क्या करना है, एस्टर का निर्माण करना है। दूसरा है क्षारक के साथ अभिक्रिया, यानी क्या करना है, एथेनोइक अम्ल की क्षार से अभिक्रिया करवानी है। तीसरा है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहली अभिक्रिया के साथ, जो कि क्या है, एस्टरीकरण है। क्या करना है, फिर से प्रयोग करना है। क्या करना है, फिर से प्रयोग हमको यहाँ पर करना है। और क्या कह रहा है प्रयोग, एथेनॉल तथा एसिटिक अम्ल के मिश्रण में सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। यानी कि पहले तो लो एथेनॉल, फिर लो आप एसिटिक एसिड। ठीक, एथेनॉल में पहले एसिटिक एसिड डालो, उनका मिश्रण बनाओ, इस मिश्रण में फिर डालना है सल्फ्यूरिक अम्ल और फिर देखना है कि क्या प्रेक्षण हमको मिल रहे हैं। कुछ नहीं, चलिए कर लेते हैं प्रयोग, देख लेते हैं कि क्या प्रेक्षण हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो हमने क्या करा, एथेनॉल ले लिया एक परख नली में और फिर क्या करा, एसिटिक अम्ल को उसमें डाल दिया, अच्छे से मिश्रण बन गया। अब इस मिश्रण में क्या करा है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हमने यहाँ पर डाल दिया और क्या करा, कुछ देर के लिए इसे रख दिया। अब इस परख नली को उठा करके हमने क्या करा, गर्म कर दिया और गर्म करने पर जब हमने इसको सूंघ के देखा तो इसमें से बहुत ही सुगंधित खुशबू यहाँ पर हमें मिल रही थी, फलों जैसी खुशबू हमको यहाँ पर प्राप्त हो रही थी। हमने क्या करा है, इसे गर्म किया है। तो आपकी अभिक्रिया देखो कि ये जो आपका एथेनोइक अम्ल है, एथेनॉल से जब अभिक्रिया कर रहा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या बना रहा है, आपका एस्टर बना रहा है। क्या बना रहा है, एस्टर बना रहा है। और किसका निष्कासन यहाँ हुआ है, जल का निष्कासन यहाँ पर हुआ है। तो क्लियर हो गई बात। अब पता कैसे चला कि ये एस्टर है, तो मैंने अभी आपको बताया कि क्या हो रहा है, फलों जैसी गंध जो है हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है, सुगंधित यानी मृदु जो है खुशबू हमें यहाँ मिल रही है। तो इस यौगिक का नाम क्या हो गया है, आपका एस्टर इसका नाम हो गया है। क्लियर। अब बात करते हैं साबुनीकरण के विषय में कि साबुन जो है उसका निर्माण कैसे हुआ या साबुनीकरण क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, एस्टर की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। एस्टर आपके पास ये रहा, इसकी अभिक्रिया करा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ।
क्या मिलेगा एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। क्या मिला है, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया। क्लियर है। और हमें पता है कि ये जो आपका सोडियम लवण है यानी आपका जो साबुन है वो क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण ही होते हैं। तो देखो साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या फिर हम कहें कि पोटेशियम लवण यहाँ होते हैं। साबुन और अपमार्जक का अध्ययन हम बहुत विस्तार पूर्वक करेंगे अगले भाग में। अब चलते हैं आगे और समझते हैं किसके विषय में, अगली अभिक्रिया के विषय में, जो कि क्या है, क्षारक के साथ अभिक्रिया, बेस के साथ रिएक्शन करवानी है। और हमने क्या लिया है, एथेनोइक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका प्रबल क्षार होता है। कैसा क्षार है ये, प्रबल क्षार है। ये क्या कर रहा है, अभिक्रिया करके सोडियम एथेनोइड या सोडियम एसीटेट के साथ क्या दे रहा है, जल आपको दे रहा है। तो ये रहा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा एसिटिक एसिड। ठीक, अब क्या करा, इन दोनों की जब हमने अभिक्रिया कर ली तो हमें क्या मिला है, लवण मिला है। ठीक, सोडियम का लवण यहाँ प्राप्त हुआ है और जल हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं आगे और अब करवाते हैं कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। फिर से आ गया प्रयोग, और अब प्रयोग क्या कह रहा है, एक परखनली में सोडियम कार्बोनेट तथा 2 ml तनु एथेनोइक अम्ल मिलाने पर क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। सोडियम कार्बोनेट ले लो, उसमें क्या करो, एथेनोइक अम्ल डाल दो और बताओ फिर कि क्या परिवर्तन आपने उसमें देखा। तो चलिए देख लेते हैं। ये रहा हमारा सोडियम कार्बोनेट और इसमें हमने डाल दिया एथेनोइक अम्ल। और अब क्या करा, इस परखनली को कॉर्क के द्वारा हमने बंद कर दिया। क्या किया हमने, इन दोनों को जब मिलाया उसके बाद हमने कॉर्क लगा करके इस परखनली को बंद कर दिया। अभिक्रिया देखो, एथेनोइक आपका जो अम्ल है उसकी अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से हो रही है। सोडियम क्या है, धातु है। तो आपको क्या मिल रहा है, सोडियम लवण यहाँ मिल रहा है और जल और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ मिल रही है। अब अगर इस परखनली में हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी डालेंगे तभी भी हमें यही उत्पाद प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हो रहा है कि कार्बोनेट और आपके हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब आपका एथेनोइक अम्ल क्रिया करता है तो आपको लवण, आपको जल और क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ मिल रही है। तो देखिएगा प्रेक्षण के लवण, CO2 और जल की प्राप्ति हमारे पास यहाँ पर हो गई है। अब हमको क्या करना है कि इस प्रयोग में हमको CO2 गैस मिली है। अब उसकी जांच करेंगे कि पता कैसे चला कि ये जो गैस है ये कौन है, CO2। तो फिर क्या करेंगे, एक और प्रयोग करेंगे। और अब प्रयोग क्या है कि चूने के जल को इस गैस में प्रवाहित करने पर क्या प्रेक्षण हमको प्राप्त होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस गैस को चूने के पानी में प्रवाहित कर देंगे। तो ये रहा था हमारा वो वाला मिश्रण और इस मिश्रण से हमने क्या करी, प्रवाह नली निकाली। ये क्या है, चूने का पानी। और आप देखेंगे कि ये जो चूने का पानी है इसका जो रंग है वो कैसा हो जाता है, दूधिया यहाँ पर हो जाता है। धीरे धीरे कैसा हो जाता है, दूधिया। और अगर ये दूधिया होता है तो फिर क्या होता है, हमारे पास CO2 हमें पता चल जाती है कि ये जो CO2 है ये चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया यहाँ पर कर देती है। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं निष्कर्ष के विषय में। और निष्कर्ष क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके CO2 और H2O तथा लवण हमें यहाँ पर देते हैं। यानी जो एसिटिक अम्ल है ये क्या कर रहे हैं, कार्बोनेट और आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब भी क्रिया करेंगे तो आपको उत्पाद में लवण मिल रहा है, आपको CO2 मिल रही है और आपको क्या मिल रहा है, जल यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। बात समझ में आ गई, एथेनॉल समझ में आ गया, अभिक्रिया समझ में आ गई, प्रभाव समझ में आ गया। एथेनोइक अम्ल समझ में आ गया, अभिक्रिया समझ में आ गई और उससे बनने वाले उत्पाद भी हमने यहाँ पर
पढ़ लिए। तो इस वीडियो से हमने क्या क्या सीख लिया? हमने सीख लिया एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल की क्रियाविधि सीख ली, क्या क्या बनता है उनसे वो सीख लिया, और इतने सारे प्रयोगों से हमने ये सीख लिया कि अम्ल जो हैं लिटमस पत्र पर क्या परीक्षण करते हैं, सार्वत्रिक सूचक पर हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे करते हैं और CO2 गैस का परीक्षण हम यहाँ कैसे करते हैं। तो चलिए दोहरा लेते हैं फटाफट से कि कौन कौन सी अभिक्रियाओं का हमने अध्ययन किया है। तो हमने बात करी थी सबसे पहले एथेनॉल के विषय में, और यहाँ हमने देखा था कि जब सोडियम के साथ अभिक्रिया हुई थी तो हमें जो है उत्पाद में H2 गैस मिली थी, फटफट की ध्वनि के साथ प्राप्त हुई थी। और जब आपने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना था तब आपने क्या किया था कि एल्कोहल जो था उसको आपने H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाई थी और आपके पास असंतृप्त यौगिक का निर्माण हुआ था, जो कि क्या था, आपका 2 कार्बन वाली क्या थी, आपके पास संरचना प्राप्त हुई थी जिसका नाम क्या था, एथीन था। आगे चलते हैं और बात करते हैं एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया। एस्टरीकरण हमको जब करना था तो हमने क्या करा था कि एथेनोइक अम्ल को एथेनॉल के साथ मिला दिया था, और फिर हमने क्या लिया था, H2SO4 यहाँ पर लिया था, और क्या मिला था, फलों जैसी गंध आ रही थी, उत्पाद मिला था जिसका नाम हमने क्या रख दिया था, एस्टर रख दिया था। क्लियर हो गया। फिर हमने साबुनीकरण करा था। एस्टर की अभिक्रिया हमने किससे कर दी थी, क्षार से। क्या मिल गया था आपको, एथेनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण यहाँ मिल गया था। और जब क्षारक के साथ हमने अभिक्रिया करी थी तो हमने कौन लिया था, एसिटिक एसिड काम में लिया था, और क्या लिया था, NaOH। तब हमें क्या मिला था, जल, और आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण यहाँ पर प्राप्त हुआ था। क्लियर हो गया, याद हो गया। और क्या करा था हमने, कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करी थी या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करी थी, दोनों में हमको CO2 गैस के साथ लवण और जल की प्राप्ति यहाँ पर हुई थी। ये हो गया आपका अभिक्रियाओं का दोहरान। तो अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ कि प्रश्न जो हैं वो क्या कहते हैं। तो पहला प्रश्न है, सोडियम एथेनॉल के साथ अभिक्रिया पर जो गैस प्राप्त करता है वो कौन सी गैस है? तो आंसर है आपका हाइड्रोजन गैस है। फटफट की ध्वनि की आवाज हमको यहाँ पर आई थी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। HCl सार्वत्रिक सूचक का रंग कर देता है, क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल कर देता है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रही है, एसिटिक एसिड कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके CO2 लवण तथा जल देते हैं। सत्य है या नहीं? बिल्कुल सत्य है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे भाग में आई हुई अभिक्रियाओं को बिना देखे लिखने का प्रयास करना है, अपनी कॉपी में याद करना है। हम आपसे मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।